अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू दिस वीक्स ड्रामा मीटर। इस वक्त टीवी पे बहुत सारे स्टार स्टडेड ड्रामास रोल कर रहे हैं एंड आई थिंक हम सब उनमें से 3 से 4 तो देख ही रहे हैं। कुछ बहुत अच्छे हैं और कुछ बहुत डिसअपॉइंटिंग है। बट आई थिंक जो सबसे ज़्यादा डिसअपॉइंटिंग होता है वो होता है कि जब एक ड्रामा शुरू बहुत अच्छा होता है और फिर आगे जाके कहीं उसकी कहानी लॉस्ट हो जाती है। One such drama really comes to mind. It was a drama that I loved that's now become very haphazard. So let's start with that and then on to the reviews of the other dramas in this past week. I'd like to start with Jaffa. Jaffa वो ड्रामा है जो all through its course was very interesting and very well narrated. तो जगह जगह मैंने कहा कि जफ़ा एक ऐसा ड्रामा है जिसमें लेयर्स हैं, जिसमें ऐसे मैसेजेस हैं जो आपको सोचने पे मजबूर करते हैं, जो बहुत इंटरेस्टिंग है, डिफरेंट है और एकदम से जैसे जैसे वो कंक्लूजन की तरफ जा रहा है, जो लास्ट एपिसोड मैंने देखा वो थर्ड लास्ट एपिसोड था, एज इट्स गोइंग टुवर्ड्स इट्स कंक्लूजन कहानी बिल्कुल ही हैपहैज़र्ड हो रही है। कैरेक्टर्स अजीब-अजीब डायलॉग्स बोल रहे हैं और जो बात कहनी चाहिए, जो आपको फ़ील होती है कि कहनी चाहिए, वो कोई कह ही नहीं रहा। जैसे कि अंधलीब जो है, जो समझते थे सब कि वो मर गई है, वो वापस आ गई है, तो सब ऐसे एक्ट कर रहे हैं जैसे वो तो पता नहीं कहीं से घूम फिर के वापस आई है। अच्छा तुम वापस आ गई, चलो ये मसला, इस तरह की बात है। वेयर इज़ द शॉक, वेयर आर द टीयर्स, वेयर इज़ द ड्रामा? I mean, I'm not saying over dramatize it, but it's very unnatural the way everybody is dealing with Andalib's return. सब कह रहे हैं हाँ अच्छा वापस आ गई, अच्छा तुम मरी नहीं थी, ठीक है सही है, let's go on to the issue at hand. Why has the drama gone through this? You know, जो ड्रामा इतना अच्छा दिखा रहा था, इमोशंस की जर्नी को, डिफरेंट कैरेक्टर्स को इतना अच्छा दिखा रहा था, वो एकदम से इतना हैपहैज़र्ड क्यों हो गया? मैं ये भी नहीं कह सकती ड्रामा जल्दी में है, क्योंकि बहुत से अननेसेसरी सीन्स और अननेसेसरी डायलॉग्स हैं जिनकी जगह अगर वो ऑन पॉइंट डायलॉग्स होते और वो बातें होती जो आप समझते होनी चाहिए तो अच्छा रहता। तो जल्दी में भी नहीं है, ड्रामा चल रहा वही अपने पेस पे है। इट्स जस्ट दैट द यू डोंट गेट इट कि ये लोग सब सरप्राइज़ क्यों नहीं है कि एक लड़की जिस पे सब इतना रोए, माँ बाप इतना रोए टूट टूट कर, नुमैर इतना रोया, ज़ारा इतनी परेशान थी, वो वापस आई है तो कोई कुछ कह क्यों नहीं रहा। अच्छा अब ये बात कि अंदलीब नुमैर से खफा है, वो चाहती है कि वो खुला ले, ठीक है, तो बट ज़ारा नुमैर की दोस्त है और ज़ारा जा रही है टू द US टू स्टडी, बट शी डज़ नो कि अंदलीब वापस आ गई है और वो खफा है। यहाँ पे ज़ारा क्यों नहीं बताते अंदलीब को नुमैर के मसले का? शी इज़ नुमैर्स फ्रेंड राइट, सो शी कैन एंड शी नोज़, और वो अंदलीब के बहनों के जैसी है, वो क्यों नहीं कुछ कहती? और अगर वो कह देती तो क्या ऐसे ड्रामे में फ़र्क पड़ जाता? अब ये थर्ड लास्ट एपिसोड तो है, शायद ड्रामा एक और एपिसोड में ख़त्म हो जाता, 2 एपिसोड्स की जगह, बस यही फ़र्क था। क्यों ज़ारा कुछ नहीं कहती? और जब नुमैर अपने इन लॉज़ को बताता है कि आई एम इनफर्टाइल, व्हाई इज़ देयर नो सरप्राइज? दे लाइक ओह यू इनफर्टाइल, ओके अच्छा सही है, हम अंदलीब को समझाएंगे। वाई इज़ देयर नो शॉक? कोई नुमैर से ये क्यों नहीं कह रहा, उसके अलावा ये क्यों नहीं कह रहा कि तुमने शादी के टाइम क्यों नहीं हमें ये बताया था, तुम्हारा ये कसूर है कि तुमने हमें यू केप्ट अस इन द डार्क, तुम हमें बता देते तो हम इस मामले से पहले डील कर लेते। और नुमैर की माँ, वाई शी एक्सेप्टिंग इट सो ईज़िली? कोई रिएक्शन, वो जो सीन्स जो इम्पोर्टेंट थे, शायद वो सीन बिल्कुल आखिरी एपिसोड के लिए रखे गए हैं, बट दैट्स टू लेट। दोज सीन्स, दोज डिस्कशंस ऑन मेल इनफर्टिलिटी, कि उससे एक आदमी में कौन से कॉम्प्लेक्सेस, कौन से इनसिक्योरिटीज़, कौन से डाउट्स आ सकते हैं, वो अभी होने चाहिए थे जो नहीं है। अच्छा फिर अजीब अजीब बातें, जैसे कि खुला की बात हो रही है, तो जब नुमैर को पता चलता है तो नुमैर ये कहता है कि मैं आज तक इस खुशफहमी में था कि वो मुझसे नाराज़ है लेकिन अब वो खुला मांग रही है। आप इस खुशफहमी में क्यों थे? वो तो घर से चली गई थी बच्ची को छोड़ के, और सब ने समझा था कि शी इज़ डाइड, उसने इतना एक्सट्रीम स्टेप लिया था, फिर भी आप इस खुशफहमी में थे कि वो आपसे नाराज़ है। दैट किसने क्या सोच के डायलॉग्स हैं, आई डोंट गेट इट। एंड ऑल्सो नुमैर की माँ कहती है इतनी सी बात पे वो खुला ले रही है, इतनी सी बात पे वो घर छोड़ के चली गई थी कई महीने, with leaving a newborn daughter, leaving her marriage, leaving her husband depressed, leaving her parents depressed, वो चली गई थी, इतनी सी बात उसके लिए नहीं है। Why do you not know this? अच्छा, and then that dynamic between Andalib and her parents, which is always going through these weird phases. अब एक वो कहते हैं, अंदलीब के पेरेंट्स कहते हैं लोग क्या कहेंगे, खुला के मामले में कहते हैं लोग क्या कहेंगे, इधर फिट ही नहीं होता, इधर इतनी सारी और डिस्कशंस हैं जो होनी चाहिए थी जो हो ही नहीं रही। शायद वो सेकंड लास्ट एपिसोड या लास्ट एपिसोड के लिए रखी गई हैं,
बट वो अभी होनी चाहिए थी। और सेकंड लास्ट एपिसोड का अगर आप टीज़र देखें तो द चाइल्ड फॉल्स इल, और नुमैर और अंतलीब शायद बच्ची के लिए जब परेशान होंगे हॉस्पिटल जाएंगे तो तब दे यूनाइट, बट रियली वी डिडंट नीड दैट क्लाइमैक्स सीन। इवन अगर इधर ये कुछ हार्ड हिटिंग डिस्कशंस हो जाती, कुछ डीप कॉन्वर्सेशंस हो जाती जो मैसेज भी देती, और एक्टर्स इतने अच्छे हैं, उनकी परफॉर्मेंस इतनी अच्छी है कि वही आपका एक बहुत ड्रामेटिक कंक्लूजन हो जाता, जो जफ़ा ने मिस आउट कर दिया। दर सो मच दैट वी नीडेड टू सी। ऑल्सो ज़ारा को बड़े आराम से अब अमेरिका भेज दिया गया है पढ़ने के लिए। रास्ते में उसे एक और जानने वाला डॉक्टर भी मिल गया, रास्ते में इस्लामाबाद में ही। अकेले वो जा रही थी अमेरिका पढ़ने के लिए। वाई वॉज नो बडी सीइंग हर ऑफ एट द एयरपोर्ट, आई डोंट नो, बट एनीवे वो जब जा रही थी तो एक और डॉक्टर मिल गया जो भी अमेरिका जा रहा था, वही पढ़ने, उसी स्टेट में डैलस जा रहा था वो भी पढ़ने। तो अब वो दोनों मिल के उस प्लेन में चले गए और हमें एक ज़ारा के लिए प्रिंस चार्मिंग भी आई गेस मिल गया। तो दे रैप दैट अप नीटली, but we didn't need that kind of wrap up. This was not that kind of drama. It should have been better narrated, these concluding episodes, because जो बात है वो इतनी important है, वो message इतना अच्छा है, and I feel that Jaffa has gotten weak in delivering that message. 1 out of 5. Let's talk about बिस्मिल। अच्छा, बिस्मिल भी अपनी conclusion की ही तरफ जा रहा है, and basic जो focus पिछले 2 episodes का मुझे लगा वो ये था कि कितनी बुरी है मासूमा और उसकी माँ। ये तो खैर हमें हमेशा ही फील होता है। बिस्मिल का एक बहुत बड़ा फैक्टर ये था कि वी सॉ इट बिकॉज वी लव टू हेट मासूमा एंड हर मदर एंड टीटी ऑल्सो फॉर अ लार्ज चंक ऑफ द एपिसोड्स। नाउ वी फील सॉरी फॉर हिम। तो वही बात बार बार आती है। मूसा की डेथ हो गई है और टीटी और रेहाम अपनी अपनी तरह सफ़र कर रहे हैं। वेरी गुड एक्टिंग, हार्ट ब्रेकिंग परफॉर्मेंसेस अगेन बाय सबीना नदीम एंड नुमान एजाज। अब वो दिखाते हैं कि नुमान एजाज जो है नुमान एजाज जो हैं टीटी, वो ऑफिस में बैठकर याद कर रहे बेटे ने ये कहा, बेटे ने वो कहा, और जो आंखों से आंसू बहते हैं। हालांकि अब 2-3 एपिसोड हो गए मूसा की डेथ को, बट जो द वे ही क्राइज, यू क्राई विद हिम। एंड देन द वे रेहाम इज़ के बिल्कुल साइलेंट है, डिप्रेस्ड है, बहुत गुस्से में है। टीटी से बार बार कहती है तुम यहाँ से चले जाओ, मैंने तुम्हारी शक्ल भी नहीं देखनी। तो वो सारा गुस्सा बिल्कुल हम भी फील करते हैं। तो वी लाइक इट व्हेन शी सेज दोज वर्ड्स, एंड ऑल्सो शी इज़ परफॉर्म्ड सो वेल लाइक अ ग्रीविंग मदर हु इज़ लॉस्ट एवरीथिंग। एक जो प्लॉट को आगे बनाने वाली बात हुई वो ये हुई कि टीटी को अब पता चल गया कि जिस रात मूसा की शादी थी उस रात मासूमा ने उसके फ़ोन को साइलेंट कर दिया था, मैसेजेस डिलीट कर दिए थे, वॉइस नोट्स डिलीट कर दिए थे। तो नाउ ही सीन के वो जो समझता था कि मासूमा उसके साइड पे है, कि मासूमा is not manipulative, he's beginning to realize just how manipulative she is. So we saw that, and then on to मासूमा and her mother. तो मासूमा और उसकी माँ के जो डायलॉग्स होते हैं वो तो सब ऐसे होते हैं, they're meant to make you roll your eyes and say कि कैसी हैं। जैसे कि शुरू में जब मूसा की डेथ हुई तो मासूमा थी अपसेट, उसके बाद से वो वापस द फोकस इज ऑन हर सेल्फ, और वो हमें अगर कहीं लगा कि मे बी शी ऑल्सो केयर्ड फॉर टीटी, तो अब वो बात हमारे दिमाग में कैंसिल होती जा रही है। बिकॉज वो कहती है एक पॉइंट पे कि क्या हुआ अगर टीटी का साथ नहीं है, इतने सारे पैसे हैं, यानी द मेन फोकस फॉर हर इज़ मनी। और वो जाती है शॉपिंग करने, एक बुटीक जाती है जहाँ वो कहती है दिस लुक्स एक्सपेंसिव, ये मुझे दें। वो उसकी सोच और उसकी लालच आपको नज़र आती है उससे। और फिर वो सेल्स गर्ल को एक फजूल सा एडवाइस भी देती है कि जो लोग एक दूसरे को एडवाइस देते हैं वो कभी सक्सेसफुल नहीं होते। मैंने आपसे नहीं पूछा तो आप मुझे क्यों बता रही हैं। तो ये ऐसी दिस शोज़ द लेवल ऑफ हर एरोगेंस। अच्छा, और फिर अब मासूमा ने माँ की रिकमेंडेशन पे टीटी के ऑफिस में जॉब भी कर ली है। तो अब वो कहती है कि मैं और मेरा बेटा जिस ऑफिस के मालिक हैं उधर मैं अब एम्प्लॉई हो गई हूँ। तो दैट्स दिस, शी फील्स शी इज़ वन, शी फील्स कि मैं तो जीत गई हूँ, आई एम गोइंग टू हैव टीटीज़ चाइल्ड। जो टीटी की दूसरी औलाद थी उसकी डेथ हो चुकी है, और माँ कहती भी है कि इतने लाखों की जायदाद है, अब वो तुम्हारे बच्चे की ही तो है। एंड ऑफ कोर्स इट्स अज्यूम्ड कि मासूमा का बेटा ही होगा। ये अजम्पशन जो हमारी सोसाइटी में भी बहुत नॉर्मल है और ड्रामों में भी बहुत नॉर्मल है, वो इधर भी है कि दे जस्ट अज्यूम कि वो बेटा होगा टीटी का। जो I don't like that, but khair, that's the way people speak in real life also, so what can we say? Anyway, so the thing is कि वो कहती है जब टीटी उसे डिवोर्स नहीं कर रहा मासूमा को बिकॉज शी इज़ प्रेगनेंट, बट वो उसे उस घर में ले जाता है जो उसने मासूमा के लिए लिया था। तो वो कहती है अपनी माँ से, रेहाम के बारे में कहती है
कि लोग इतने लालची कैसे हो सकते हैं। यानी कि दिस वुमन रेहान, शी इज़ लॉस्ट हर चाइल्ड, यू डिसरप्टेड हर होम, तुमने मैनिपुलेशंस और अपनी लालच की वजह से उसके मियाँ से दूसरी शादी भी की, जो भी था मियाँ की भी गलती थी, बट तुमने भी मैनिपुलेशंस बहुत की। उसके बावजूद शी हेट्स रेहान सो मच कि वो कहती है लोग इतने लालची कैसे हो सकते हैं। और हाँ, उसकी माँ कहती है ये बड़े लोग ऐसे ही होते हैं। ये लाइन तो हमने इतनी बार सुनी है और हर बार अब तो आप यू आर सपोज टू फील एंग्री एंड यू डू फील एंग्री कि ये कितनी बार बोलेंगे। देखो इन लोगों ने इसके साथ क्या क्या कर लिया एंड इस फैमिली के साथ क्या क्या कर लिया। वन बॉय गॉट सो डिप्रेस्ड दैट ही किल्ड हिमसेल्फ और फिर भी इन्हें एहसास नहीं हो रहा अपनी गलतियों का। तो ये सब सोचते 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 बिस्मिल के 2 एपिसोड्स गुजरे एंड टीटी को लेकिन अब सब कुछ समझ आ रहा है कि मासूमा इतनी सीधी नहीं है, मासूमा ने उसे ट्रिक किया है। और टीज़र में नज़र आया है कि टीटी को पता चलेगा कि मासूमा ने कितने पैसे खर्च किए हैं अभी अभी कपड़ों पर, अपनी आसाइशों पर। एंड ऑफ कोर्स ही हैज़ रियलाइज नाउ दैट शी इज़ अ गोल्ड डिगर। सो वी आर गोइंग टुवर्ड्स अ कंक्लूजन जहाँ मासूमा को तो सज़ा मिलेगी ही मिलेगी। टीटी और रेहान तो सज़ा काट ही रहे हैं, शायद टीटी को थोड़ी और सज़ा भी मिले, बट मासूमा को तो सज़ा मिलनी चाहिए। व्हाट ब्रिंग्स बिस्मिल डाउन इज़ द रेपिटिशन। एक तो एक ही तरह के सीन बार बार जो अब कम हो गए हैं, बट व्हाट रियली ब्रिंग्स इट डाउन आर द यूजलेस ज़ुहैब सीन्स। ज़ुहैब की शादी हो गई, वो अपनी बीवी से ये कह रहा है, वो अपनी बीवी से वो कह रहा है, अच्छे खासे 15 मिनट 20 मिनट इसमें निकल जाते हैं। आप या तो वो सीन फॉरवर्ड करते हैं या मल्टीप्लाई बाय 2 करते हैं। वो इतने ऑब्वियसली फिलर्स हैं इस स्टोरी में। सारा फोकस टीटी, रेहान, मासूमा और जब मूसा अलाइव था मूसा पे था। तो देयर इज़ नो पॉइंट to Zohair's story except that it's a filler and it's so obviously a filler. You just want it gone. I don't think anybody who sees it on YouTube even sees those parts because they're so pointless. You're not interested. You don't care. You want to see what happens in the TT Masooma Rehan story. And because I don't like Zohaib's story being put in so much just to lengthen the episodes, I give it 3 out of 5. नहीं तो मैं 4 देती, but 3 out of 5. On to दुनियापुर, जहाँ पे दुनियापुर देखकर आपको सबसे ज़्यादा याद रहती है शामिर और अना की लव स्टोरी जो अब बिल्डअप हो रही है। एंड there are a lot of dialogues that you remember, जैसे कि शामिर अना से कहता है कि मोहब्बत हो गई है, पहली बार इन जानवरों के बीच में इंसान मिला है। दिस इज़ कन्फेशन ऑफ लव टू अना। एंड खुशहाल खान और रमशा खान, मैं बार बार कहती हूँ, दे लुक वेरी गुड टुगेदर। एंड वो जो कैरेक्टर्स भी हैं ना कि 2 एनिमी फैमिलीज़ के यंग बच्चे जो दूसरी तरह सोचते हैं, जो अपनी फैमिलीज़ की तरह नहीं सोचते, जो जंग में नहीं शामिल होना चाहते थे लेकिन हो गए हैं, लेकिन इवेंचुअली वो दुनियापुर से छुटकारा ही चाहते हैं। उन्हें नहीं अच्छी लगती ये मारना, ये कत्ल होना, उन्हें ये नहीं अच्छा लगता सब कुछ। तो these characters, and then they're both so fierce, they're both so strong, they're both so brave, they're both so good. So you like this meeting of 2 individuals, Shahmir and Anna. However, इस बार मुझे लगा कि दुनियापुर lost out on a lot of opportunities. So for instance, you know, Shahmir और अना मिल रहे हैं, जब वो मिले तो we want to see a build up of romance, we want to see some tension, we want to feel the chemistry between these 2 people. I think दुनियापुर in its hurry to show a lot of action sequences loses out on that. For instance, शुरू के ही सीन में जब शामिर अना से मिलता है, दोनों अपनी अपनी गाड़ियाँ लाते हैं एक वीरान जगह पे और वो उससे कहता है कि तुम यहाँ से चली जाओ और मैं इसलिए तुम्हें यहाँ से छोड़ने का कह रहा हूँ क्योंकि मैं तुम्हें मरता हुआ नहीं देख सकता। तो वो कहती है कि नहीं, तुम भी, यू नो, शी स्टार्ट्स डाउटिंग हिम, शी सेज हाँ तुम भी अपनी बाप की तरह निकले, तुम चाहते हो मैं चली जाऊँ लेकिन मैं नहीं जाऊँगी, लड़के देख लो। और फिर वो दोनों मुड़ के अपनी अपनी गाड़ियों पे चले जाते हैं। दैट्स सो एब्रप्ट, यू नो, व्हेन शी सेज लड़के देख लो, व्हाई इज़ देयर नो एंगर, नो फ्रस्ट्रेशन ऑन शामिर्स फेस के क्यों नहीं बात समझ रही, कुछ रिएक्शन क्यों नहीं है। ये क्या बात है कि एक डायलॉग के बाद एकदम से द कैमरा पैन्स आउट टू अ डिस्टेंस और दोनों चल के अपनी अपनी गाड़ियों में चले गए। दिस मिसिंग आउट ऑन द शोइंग ऑफ इमोशन इज़ समथिंग दैट आई फेल्ट दुनियापुर में बहुत था इस बार। एंड यू नो, फिर बाद में
वो वहाँ पर होती है, अना की गाड़ी जो है वो जंगल में फंस जाती है। तो शामिर आता है, वो उसे बताता है कि मैंने तुम्हें दुनियापुर छोड़ने को इसलिए कहा था। और फिर वो कहती है कि मेरी गाड़ी आ जाएगी मुझे लेने, दूसरी मैं बुला रही हूँ। तो वो कहता है नहीं, थोड़ी देर में जंगली जानवर तुम दोनों की हड्डियाँ नोच लेंगे, इसलिए तुम मेरी गाड़ी में आ जाओ, मैं तुम्हें तुम्हारे घर तक छोड़ देता हूँ। और तुम दोनों होता है अन्ना और ड्राइवर, तो ड्राइवर को तो वहाँ छोड़ देते हैं जंगली जानवर ताकि हड्डियाँ नोच लें, क्योंकि वो एक रोमांटिक दिखाना चाह रहे हैं कि अंधेरे में गाड़ी में शामिर और अन्ना जा रहे हैं नवाबों के तरफ, तो इसलिए ड्राइवर को वहाँ छोड़कर वो आगे चले जाते हैं। चले, वी गेट दैट, बट देन व्हाई डोंट वी सी द कॉन्वर्सेशन इन द कार? व्हाट डू दे से? Why isn't there more romance there? हमें क्यों नहीं शामिर और अन्ना की इंटरेक्शन हमें और देखनी है, so that we get how their minds meet, so that we understand their attraction towards each other. जल्दी जल्दी में एक्शन दिखाने में दुनियापुर is losing out on the romance. And ठीक है, it doesn't have to be a romantic story through and through, but if two people love each other, you have to show us why they love each other, what makes them so good together. You need to root for the couple in order to keep hooked to the story. So I am not rooting yet for Shamir and Anna because I am not hooked to their chemistry. जब अन्ना को बचाने के लिए शामिर उसके कमरे में आ जाता है और वो कहता है कि चलो हम यहाँ भाग जाते हैं, मिल के मर जाएंगे, मिल के मरेंगे, तो फिर वो थोड़ा सा अच्छा सीन था वो जब वो दोनों भाग जाते हैं। बट इवन देन यू नो, क्लोज-अप्स, आई कॉन्टैक्ट, इट मिसेस आउट ऑन दिस। एंड ऑल्सो अदर थिंग्स, डिटेल्स होती हैं, जैसे कि शामिर जो है वो शमशेर को छुड़ा देता है इसलिए सिर्फ कि नवाबों की तरफ जाना है उसे शमशेर के आदमियों के साथ अन्ना को बचाने के लिए। जब वो शमशेर को छुड़ा कर प्रिजन से लेके जाता है हवेली के थ्रू, छुप के वो निकल रहा है, तो ना गन है उसके हाथ में ना कुछ है, बस छुप छुप के वो शमशेर को डिफरेंट कॉरिडोर से लेके जा रहा है। वेयर इज़ द गन? वाई इज़ ही सो श्योर दैट दिस मैन वोंट टर्न अराउंड एंड किल हिम इंस्टेड? क्योंकि शमशेर वही है जिसने नायाब को किल किया था, वो दुश्मन है। तो शामिर इतने आराम से सिर्फ चुपके से शमशेर को लेके अपनी गाड़ी में कैसे चला जाता है? दिखाते ना कि देयर इज़ अ गन देयर, दैट देयर इज सम सॉर्ट ऑफ थ्रेट देयर, जिसकी वजह से शमशेर उसकी बात मान रहा है। एंड देन ऑफ कोर्स दे गो टू द एरिया जहाँ शमशेर के आदमी छुपे हुए हैं। तो फिर शामिर वहाँ भी एक अकेला नौरोज़ आदम का बेटा है और शमशेर है, उसके बाद बहुत सारे आदमी हैं। कोई एक गनमैन साथ होता, कोई गार्ड होता साथ शामिर के, बिकॉज दिस इज़ अगेन, ये दुश्मन है, इसने नायाब को मारा था, तो ये क्यों अब इतने आराम से शमशेर के साथ फिर रहा है और शमशेर की गनमैन के साथ वो अब जा रहा है अन्ना को बचाने। अच्छा, रास्ते में शमशेर कहता है कि ओ ये तो लड़की का चक्कर है, ये लड़की देखनी पड़ेगी। तो शामिर को इतना गुस्सा आता है कि वो उसे वहीं के वहीं मार देता है और वो उसकी लाश गिर जाती है। फिर शामिर बाहर निकलता है तो पीछे सारे शमशेर के आदमी होते हैं जो अपनी फॉलो कर रहे होते हैं अटैक के लिए। तो वो कहता है कि तुम लोग मेरे साथ जाना चाहोगे तो चलो। तो वो कुछ ज़्यादा आर्ग्यू भी नहीं करते, कुछ नहीं कहते, बस उसके साथ चले जाते हैं। कुछ तो रिएक्शन होता, कोई तो बात होती, एक गनमैन लड़ता, शामिर थ्रेटन करता, फिर वो सब पीछे जाते। इतने आराम से कैसे किलिंग के बाद कहानी आगे चली जाती है? दुनियापुर में क्यों ये मुझे कैरेक्टर फ्लॉज नज़र आ रहे हैं? अच्छा, फिर पुलिस वाले का पार्ट, SHO का पार्ट, जहाँ नौरोज़ आदम कहता है कि तुम्हारे आदमी मेरे पीछे आ जाएंगे और वो आ जाते हैं। आई लाइक्ड दैट। उसमें बेचारा SHO आपको बार बार यू फील सो सॉरी फॉर हिम, ही हैज़ नो अथॉरिटी इन दिस लैंड जहाँ आदमों और नवाबों का चलता है। उसके बाद वो जो पार्ट होता है जहाँ शामिर और अन्ना कमरे में होते हैं और ज़मीर चाचा अंदर आते हैं, तो वो कहती है कि हाँ मुझे कोई ख़तरा नहीं है। तो ज़मीर चाचा नोट करते हैं और चले जाते हैं, यानी पूरी आग लग गई है हवेली को। नवाब और उसकी फैमिली सब भाग चुके हैं वहाँ से, ज़मीर चाचा भी भाग रहे हैं, उनके सब आदमी मर गए। लेकिन जब अन्ना कहती है मुझे कोई ख़तरा नहीं है, ही जस्ट नॉड्स एंड ही गोज़। नो रिएक्शन, नो डायलॉग। I don't get it. Why is Dunyapur moving like this? Why don't I see the action. I see what's happening. I see the sequence of events. Why don't I see the characters' personalities evolve more? I hope to see more of that. यही एपिसोड था जिसमें मुझे ये मिसिंग लगा. मे बी नेक्स्ट एपिसोड विल शो मी मोर अबाउट व्हाट ड्राइव्स दीज कैरेक्टर्स. ये क्यों करते हैं जो करते हैं, और ये जो मारना हो रहा है इसका कॉन्सिक्वेंस क्या होता है. इस बार आई फेल्ट दैट द स्टोरी कुड हैव बीन नरेटेड बेटर. 3 out of 5. ऑन टू कर्ज़े जान. अच्छा, कर्ज़े जान जो है वो इट वॉज़ एन इंटरेस्टिंग एपिसोड, बट रियली आई फील कर्ज़े जान के तो 2 एपिसोड होने चाहिए हफ्ते में, क्योंकि वो इतना, उसमें इतने ट्विस्ट्स एंड टर्न्स हैं. और
यू वांट टू सी व्हाट हैपेंस, यू नो, एक हाफ फिनिश सी बात रखती है जब आप कर्ज़े जान का सिर्फ एक एपिसोड हफ्ते का देखते हैं। जैसे कि इस एपिसोड में नशवा को पता चला कि अमार और उसके दोस्तों ने उस लड़की माहीन के साथ इज्तिमाई ज़्यादती की और फिर उसे मारने की कोशिश की, और फिर अमार का बाप जो होता है वो उसे बहुत मारता है और लाहौर भगा देता है और पुलिस उनके घर आती है। तो बेसिकली ये मेन चीज़ें हुई कर्ज़े जान में, बट यू वांट टू सी मोर। एक और एपिसोड होता ना जिसमें थोड़ा सा और पता चल जाता कि क्या हुआ आगे अमार के साथ और नशवा क्या करती है इस बारे में, तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग होता है। खैर, इन दिस एपिसोड व्हाट रियली स्टूड आउट वाज जो अमार को मार पड़ती है अपने बाप से, बड़े अब्बा से, दीपक परवानी, द वे ही हिट्स हिम, बहुत खूब मारता है और फिर कहता है तुमसे शादी कौन करेगा। ये जब तुमसे शादी कौन करेगा कहता है तो मुझे एक अलार्म बेल मेरे दिमाग में चलती है कि क्या इसका ये मतलब है कि अमार से कोई शादी करने को राज़ी नहीं होगा और फिर बड़े अब्बा कहेंगे कि इसकी नशवा से शादी कर दो। क्या कहानी इस तरफ जाएगी? हो सकता है। अच्छा, नशवा को जब पता चलता है अपनी दोस्त से कि अमार ने ये किया है, दैट ही इज़ बिन सो ब्रूटल, उसने एक ऐसी इतना बड़ा क्राइम किया है, तो नशवा इज़ शॉक्ड, शी डजंट नो व्हाट टू डू, बट वो कुछ ज़्यादा कहती भी नहीं है। वो इतनी वोकल लड़की थी, सही का साथ देने वाली थी, क्या वो इसलिए कुछ नहीं कहती क्योंकि उसे बचपन से इस घर में चुप रहने को कहा गया है माँ से कि आवाज़ उठाती तो है लेकिन फिर भी उसे आवाज़ उठाते हुए कुछ खदशा होता है हमेशा से, क्योंकि माँ जो है उसने हमेशा उसे रोका है कि कुछ ना कहो, चुप करके रहो, सबकी बात मानो। क्या वो इसलिए कुछ नहीं कहेगी? और अगर अभी उसने कुछ नहीं कहा तो क्या आगे वो कुछ कहेगी? नशवा और उसकी दोस्त जब बात करते हैं और वो कहती है दोस्त के इधर नहीं बात करेंगे, कहीं और सेफ जगह बात करेंगे, तो जाके वो कोर्टयार्ड में क्यों बात करते हैं? कोर्टयार्ड तो और अनसेफ जगह थी, ऊपर बालकनी से कोई भी सुन सकता था और बड़े अब्बा ने सुन भी लिया। ये तो खैर हर ड्रामे का मसला है। आधी कहानी तो इसी तरह आगे फिरती चलती है कि सब कोई टॉप सीक्रेट बात ऐसी जगह पे करते हैं जहाँ कोई और सुन लेता है, और वो जो कोई और होता है वो यूजली विलन होता है। तो यहाँ भी हुआ। आई लाइक एज ऑलवेज नशवा एंड बिस्माज इंटरेक्शंस। आई लाइक बुरहान और उसके बाप की जो कॉन्वर्सेशन हो रही है। कहानी उस तरफ जा रही है कि बुरहान का बाप कराची आ जाएगा वापस, कराची में ही रहते हैं राइट, तो बुरहान का बाप वापस आ जाएगा और फिर वो बिस्मा से मिलेगा, क्योंकि वो भी बिस्मा को याद करता है और बिस्मा भी उसे याद करती है। वो ट्रैक जब चलेगा आई थिंक इट विल गेट वेरी इंटरेस्टिंग। बट देयर इज़ वन थिंग दैट गॉट मी क्यूरियस। बुरहान ने नशवा को मिस बेज़ात कहा। क्या उसे पता है कि नशवा उसकी कज़न है? और क्या उसे पता है कि वो जो पुराना घर उसने ख़रीदा है ज़्यादा पैसों में ही ख़रीद लिया, तो क्या उसे पता है कि वो जो घर है वो उसी के बाप का था और इसीलिए क्या उसने वो ख़रीदा है? आई डोंट नो, बट दिस कुड बी वेरी इंटरेस्टिंग। हाउ मच डज बुरहान नो? अच्छा, बुरहान का इतना सीन नहीं था इस बार, सिवाय ये कि वी सी दैट ही इज़ अ फ्रेंडली बॉस, दैट ही इज़ फ्रेंडली टुवर्ड्स नशवा एंड he guides her, he teases her a little. So you see a few interactions there that have great potential. And of course दादी का लेक्चर जो बहुत लंबा हमें सुनना पड़ा। पहले आप सोचते हैं कि क्यों इतना लंबा ये जो लेक्चर दे रही हैं वो सुनाए जा रहे हैं टीवी पे, बट इट गॉट सो मच स्क्रीन टाइम क्योंकि जो वो लेक्चर दे रही थी वो हुकूकुल इबाद पे था, और हुकूकुल इबाद के बारे में वो बता रही हैं। एक रिलीजियस पर्सन बनी हुई हैं, लेकिन द आयरनी इज़ कि उनके अपने घर में ही उन्होंने अपनी बहू को हक़ नहीं दिया। तो ये आप ज़ाहिर है ये एक सोशल मैसेज है कि जो लोग बहुत ज़्यादा प्रीच करते हैं, अच्छी बातें बताते हैं, ज़रूरी नहीं है कि वो उन पे प्रैक्टिस कर रहे हो, ज़रूरी नहीं है कि वो जेन्युइन हो, क्या पता वो एक ड्रामा हो, जो कि है नशवा के घर में तो है। एंड आई लव द पार्ट, आई थिंक आई रियली इन्जॉय द पार्ट जहाँ सब रिश्तेदार सब बैठे हुए हैं और पुलिस अंदर आती है और वाइट चादरें बिछी हुई होती हैं, वहाँ से चल के पुलिस अंदर आती है और बड़े अब्बा से कहती है कि आपके बेटे को ये चार्जेस हैं। अच्छा, बाकी मेहमानों को आवाज़ नहीं आती कि पुलिस क्या कह रही है, हालांकि मुझे तो लगा काफ़ी ज़ोर से बोल रही है पुलिस और इर्द गिर्द ही सारे मेहमान थे जो देख रहे थे पुलिस को, लेकिन अपेरेंटली बाकी मेहमानों को आवाज़ नहीं आती कि मसला क्या है। और फिर पुलिस सर्च करती है और ऑफ कोर्स अमार को तो उन्होंने लाहौर भगा दिया है। तो कहानी इधर है। आई विश देयर वाज मोर टू कर्ज़े जान। द पेस इज़ फाइन, I just want more episodes per week. 3 out of 5. On to फरार। अच्छा, फरार picked up the pace this time. कहानी ने थोड़ा जंप स्टार्ट किया, थोड़े आगे गई। शुरू में ही प्रोफेसर को मार दिया गया। तो अभी पिछले एपिसोड में आप देख रहे थे कि बातिश को ढूंढा जा रहा है, सारा फोकस इस पे था, लेकिन अब QIP ने कर लिया जो उनकी ओरिजिनल इंटेंशन थी कि प्रोफेसर को मार देना है। अब फिर कहानी उसी के गोल रही कि प्रोफेसर की डेथ हो गई है, सादिया जो है वो रो रही है,
याद कर रही है बाप को, और QIP के रिप्रेजेंटेटिव्स उसके घर आ गए हैं। तो एकदम से उन्होंने ही प्रोफेसर को मरवाया, और वही अब कह रहे हैं कि हमारी बहन, हम आपके साथ हैं। और फिर वही शहर में हड़ताल भी करना चाह रहे हैं प्रोफेसर के सोग में। और फिर वो प्रोफेसर की कब्रिस्तान जब मैयत लेके गए हैं तो अपना फ्लैग भी कब्र पे डाल रहे हैं। तो ये ऑफ कोर्स एक पॉलिटिकल क्लाइमेट जो है उसको दिखाया गया है कि कैसे लोगों को खुद ही पॉलिटिकल पार्टीज़ मरवा कर उनको अपना सपोर्टर बनाकर उनकी मौत के बाद उनके सपोर्ट में बोलती हैं। एवरीथिंग इज़ अ गेम, एवरीथिंग इज़ अबाउट अपीयरेंसेस, और ये दिखाया गया है। सादिया को शायद ये सब पता है, लेकिन वो चुप है, वो कॉल आउट उन्हें नहीं करी, वो बस अपने दुख में है। अच्छा, दुख में कुछ पार्ट्स हैं। एक पार्ट है इनफैक्ट बहुत खूबसूरत सा, जहाँ वो अपने बाप के साथ कुछ शेर व शायरी आपस में, गालिब की अशार आपस में दोनों गुनगुना रहे हैं। इट्स अ वेरी स्वीट पार्ट। इट्स जस्ट देयर टू बिल्ड अप इमोशन कि कैसे बेटी अपने बाप को याद कर रही है। और फिर जब वो याद उसकी ख़त्म होती है तो उसे वो 2 चाय के कप दूर पड़े नज़र आते हैं हारमोनियम के साथ, जो उसने अपने बाप के साथ पिए थे। जिस कमरे में सादिया बैठी हुई है, इट्स ब्यूटीफुल। द फ्रेम्स इन फरार आर ब्यूटीफुल। आई मीन, कहानी एक्शन पैक्ड है, कहानी में इतने कैरेक्टर्स हैं, कहाँ से कहाँ जा रही है, लेकिन हर फ्रेम इतना खूबसूरत है। स्पेशली वो कमरा जहाँ सादिया बैठी हुई है, जहाँ फसी उससे आके मिलता है, जहाँ बातिश उससे आके मिलता है, वो कमरा इतना खूबसूरत है कि इट्स अ ब्यूटीफुल फ्रेम। अच्छा, फिर क्या है कि बातिश जो है वो भी सादिया से आके मिलना चाह रहा है अफसोस के लिए, और फसी भी वहाँ आ गया। दिस इज़ फसीज़ फर्स्ट इंटरेक्शन विद सादिया, एंड वो कहता है कि मैं पुलिस से हूँ, मैं प्रोफेसर पे शक कर रहा हूँ, जिस पे सादिया बहुत गुस्सा होती है। जब वो रोती है तो वो उसे अपना हैंकरचीफ देता है। तो of course I think we can expect the relationship between फसी एंड सादिया टू बिल्ड अप। लेकिन जो इस वक्त मुझे सबसे ज़्यादा अट्रैक्ट कर रही थी चीज़ वो ये थी कि जब फसी और बातिश आमने सामने आएंगे तो क्या होगा। क्या कोई बात होगी, क्या फसी उससे पहचानेगा, क्या बातिश उससे पहचानेगा। तो लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता, एक छोटी सी इंटरेक्शन होती है और ख़त्म हो जाती है। हाँ, ये एक बात है कि घर में पुलिस वाला है, क्या उसे शक नहीं होता कि बातिश जो है वो दीवार फलांग के क्यों अंदर आया है, वो गेट से आम लोगों की तरह क्यों नहीं आया और वो दीवार फलांग के अंदर क्यों आया है। इट्स वेरी स्ट्रेंज कि ना पुलिस वाला इसकी कोई बात करता है ना सादिया। हालांकि बातिश अच्छा खासा शोर मचाता है जब वो घर में दीवार फलांग के आता है, लेकिन इसका जिक्र कोई नहीं करता। ये एक प्रॉब्लम थी। आई डेंट अंडरस्टैंड कि क्यों हुआ। अच्छा, साथ साथ ऑफ कोर्स नज़ीर अभी भी बातिश को पकड़ना चाहता है, और इसीलिए सादिया के घर के इर्द गिर्द लोगों को उसने 2 लोगों को खड़ा किया हुआ था जो किसी तरह बातिश को पकड़ लें। हाँ, लेकिन एक बात है कि पार्टी में भी आपस में लड़ाइयाँ हैं। ये लोग चाहते हैं कि नज़ीर जो है वो सस्पेंड किया जाए या हटा दिया जाए अपनी पोजीशन से, और इसीलिए वो चाह रहे हैं कि बातिश को थोड़ी देर लगा के पकड़ेंगे, क्योंकि नज़ीर को 48 आवर्स का टाइम मिला गया है। 48 आवर्स के बाद नज़ीर को हटा दिया जाएगा अपनी पोजीशन से और लोग आ जाएंगे। तो ये भी आपस में उनकी कॉम्प्लिकेशन चल रही है। बातिश जो एस्केप करता है, दैट इज़ सच अ फन सीन। कैसे वो बाहर निकलता है, पुलिस वाले ही और होते हैं, इतने बेवकूफ़ पुलिस वाले होते हैं कि वो बाहर आता है और कहते हैं कि तुम्हारे साहब कह रहे हैं कि उन लोगों को पकड़ो, और वो लोग फ़ौरन चले जाते हैं पकड़ने। थोड़ा मुझे हैरानी हुई कि पुलिस वाले इतने बेवकूफ़ है, लेकिन चलें, ड्रामा है, अलाउ करते हैं ये, क्योंकि वो सीक्वेंस बहुत अच्छा है। सारे जो आपस में पुलिस और उन 2 आदमियों के, जो नज़ीर के आदमी होते हैं, उनके बीच में जो गन फायर शुरू होती है वो यूँ शुरू होती है कि बातिश अपनी गन को हवा में 2-3 शॉट्स देता है, तो दे थिंक दैट दे थिंक कि अगले बंदे ने शूट किया है, और फ़ौरन आपस में उनकी लड़ाइयाँ शुरू हो जाती हैं। बल्कि एक QIP का आदमी जो होता है वो तो वुंडेड भी हो जाता है, शायद उसका शोल्डर या उसके आर्म पे बुलेट वुंड लग गया। तो वो पार्ट आई लव्ड इट। इट वाज द कंक्लूजन ऑफ द एपिसोड। वो बहुत अच्छा था। एंड ऑल्सो आई लाइक जो बातिश के डिफरेंट शेड्स आते हैं वो मैं देखने में बहुत इन्जॉय करती हूँ। विद सादिया ही इज़ सॉफ्ट, थोड़ा ऑकवर्ड भी है, बात करना चाह रहा है लेकिन हेजिटेंट है। वैसे वो एक कोल्ड ब्लडेड किलर है। जब वो अपने दोस्त से कहता है कि अगर मुझे कुछ हुआ तो ख़बरों में आ जाएगा, टीवी ऑन रखना, तब उसकी आंखों में जो एक वाइल्ड लुक होती है, और कैसे वो असल में ही इज़ अ सीरियल किलर, तो ही इज़ नॉट स्कैर्ड ऑफ डेंजर, ही इज़ अकस्टम्ड टू इट, ही इज़ अकस्टम्ड टू मर्डर, टू ब्लड, टू गन्स। तो वो वाइल्ड एज भी आपको नज़र आती है बातिश की। आई लव दैट। इट्स वेरी वेल परफॉर्म्ड बाय हमजा अली अब्बासी। थोड़ा सा फसी का आपको और कैरेक्टर नज़र आ रहा है, एंड यू वांट टू सी मोर, यू वांट टू नो मोर अबाउट दिस पर्सन। अच्छा, दूसरी तरफ आपको बब्रिक का थोड़ा सा पार्ट नज़र आता है कि वो याले को फ़ोन देना चाह रहा है और कोई तरीका नहीं मिल रहा है। फिर वो अपने दोस्त से कह रहे हैं कि अपनी बहन से को
याले को फ़ोन पहुंचा दे। अब ये इतना छोटा पार्ट था और ऐसे बीच में सारी QIP बातें सादिया फसी के ट्रैक के बीच में आया कि ये मुझे आउट ऑफ प्लेस लग रहा था। इफ़ यू गोइंग टू इंक्लूड अ कैरेक्टर, इफ़ यू गोइंग टू इंक्लूड डिफरेंट कैरेक्टर्स, तो आपको उनके ट्रैक्स को चले बैलेंस नहीं लेकिन थोड़ा सेंस होना चाहिए। ये बब्रिक के 3 मिनट के सीन का पॉइंट मुझे नहीं समझ आया, थोड़ा मुझे डिसजॉइंटेड लगा। और नाजिश का थोड़ा हमें और पता चला कि उसका जो वो बड़ी उम्र का बॉयफ्रेंड है उससे वो सेपरेट हो रहे हैं। इज़ ही रियली हर बॉयफ्रेंड फॉर श्योर? क्या डायनामिक है, क्यों वो कह रही है कि मैं आपसे अलग नहीं होना चाहती? डज शी रियली लव हिम? हमें अभी नाजिश का हार्डली कुछ पता है, हमें कुछ भी नहीं पता। हमें बब्रिक का थोड़ा कुछ पता है, बट इट्स नॉट इनफ टू कीप अस वेरी इंटरेस्टेड। हाँ, वो पार्ट्स क्यूट होते हैं, फ़नी होते हैं, बट दैट्स इट। अभी कोई उससे ज़्यादा हमें नहीं पता। कहानी इस वक्त बातिश QIP सादिया तक जा रही है, फसी का आहिस्ता आहिस्ता प्लॉट अनफोल्ड हो रहा है, बट राइट नाउ इट्स नॉट वेरी इंटरेस्टिंग। यू नो व्हाट आई वांट टू सी नाउ, आई होप टू सी इज़ हाउ सादिया विल रिएक्ट। वो क्या करेगी? वो एक बहुत बहादुर जर्नलिस्ट की बेटी थी और उसके बाप की डेथ हुई है, तो उसे पता है उसके बाप को इसलिए मारा गया है क्योंकि वो QIP के ख़िलाफ़ लिखता था। क्या वो कोई स्टेप्स लेगी? क्या वो फसी के साथ मिल के किसी तरह अपने बाप के कातिलों से बदला लेगी? व्हाट्स गोइंग टू हैपन देयर? वेरी वेरी इंटरेस्टिंग। एंड आई जस्ट विश के दूसरे कैरेक्टर्स के जो ट्रैक्स जब दिखाए जाते तो इतने डिसजॉइंटेड तरह नहीं, बट 4 आउट ऑफ 5 टू फरार थ्रू एंड थ्रू। सुन मेरे दिल पे आते हैं, जिसमें हम खलील रहमान कमर के दिल को सुनते हैं बेसिकली और समझने की कोशिश करते हैं कि उनका दिल क्या चाहता है। बार फोकस सारा अमर खान, उसामा खान, माया अली एंड सबा हमीद, to some extent a little bit of हिरामानी। वहाज अली wasn't there much in these episodes, but फिर भी सुन मेरे दिल के में इतनी मेहनत है, इतना खूबसूरत बना है कि फिर आप कहते हैं कि ये क्यों ये सब ये बोल रहे हैं। तो खैर ये तो मैं हमेशा कहती हूँ इस ड्रामे के बारे में। बट खैर ड्रामे की एक पूरी जर्नी थी जिसमें अमार एक ग्रीन फ्लैग से रेड फ्लैग हो गया, ठीक है। शुरू में दिखाते हैं कि ही इज़ वेरी मच इन लव विद सदफ़ एंड माया अली इज़ लुकिंग गॉर्जियस द वे शी इज़। अब वो सदफ़ पोस्ट मैरिज बहुत तैयार हो रही है, हेयर इज़ ब्लो ड्राइड एंड तैयार तो खैर सदफ़ हमेशा से बहुत होती थी, बट नाउ इट्स फिटिंग इन टू हर कैरेक्टर। शी इज़ लुकिंग ब्यूटीफुल। तो दोनों बज़ाहिर बहुत खुश हैं, उन्हें गिफ्ट्स मिलते हैं। एक गिफ्ट बिलाल अब्दुल्ला भी सेंड करता है जो अब सिंगापुर जा चुका है, और वो गिफ्ट एक शीशे का घर होता है। वहाँ से प्रॉब्लम आपको नज़र आती है। उस घर के अंदर एक डॉल हाउस होता है, आई डोंट नो शीशे का होता है कि नहीं, कि एक डॉल हाउस होता है विद अ लॉक। उसमें एक लेटर होता है जो सदफ़ पढ़ने लगती है, तो अमार कहता है लव लेटर, दैट शोज़ दैट ही इज़ इनसिक्योर, राइट। खैर वो लव लेटर नहीं होता, वो एक सेंटिमेंटल सा लेटर होता है कि शादी को इस तरह संभालते हैं और मोहब्बत का ताला इस चाबी से, या मोहब्बत की चाबी इस ताले को खोल देते हैं हमेशा। जब वो लेटर दोनों पढ़ते हैं तो सदफ़ रोती क्यों है? Why does she cry? Why is she so emotional about Bilal Abdullah? Is it because deep down she loves him? We hope so, क्योंकि अमार तो रेड फ्लैग निकल गया है वैसे भी। वी वांटेड टू हैव अ हैप्पी एंडिंग इवेंचुअली। अच्छा खैर फिर अगले दिन ऑफिस जाते हैं। उससे पहले यू गेट अ रोमांटिक ब्रेकफास्ट सीन बिटवीन सदफ़ एंड अमार। देर शेयरिंग ब्रेकफास्ट, चाय की कप सी पी रहे हैं, थोड़े फ्लर्टिशियस हैं। और लेकिन उधर भी बीच सारे रोमांस के अमार कहता है एक बात बुरा ना मानो, कल मुझे वाकई में उस पर तरस आया। क्यों? आप अपने रोमांटिक सीन में, यू आर न्यूली मैरिड, यू आर हैविंग ब्रेकफास्ट टुगेदर, शेयरिंग ब्रेकफास्ट टुगेदर, शेयरिंग कप्स ऑफ टीज़, एंड उसमें आप बिलाल अब्दुल्ला की बात करें। क्यों ऐसे नहीं होता। खैर सुन मेरे दिल में जो होता है वो ऐसे नहीं होता वैसे भी। खैर वो ऑफिस जाते हैं एंड वहाँ पे हमशा सो रही होती है। वैसे ज़ाहिर है ऑफिस में काम तो होता नहीं है, तो हमशा सो जाती है। क्यों सो जाती है? क्योंकि उसका जो फियांसे होता है फराज, वो उसने रात को बहुत जगाया होता है। वो बहुत अपसेट होती है क्योंकि वो किसी से प्यार करती है लेकिन वो भी माना नहीं है। तो हमशा कहती है कि मैं भी तुम्हें बता नहीं सकती। जब सदफ़ पूछती है कि कौन है वो, तो हमशा कहती है मैं नहीं बता सकती। सदफ़ कहती है एरोगेंट है, बिलाल अब्दुल्ला जैसा। अमार सुन लेता है बिलाल अब्दुल्ला जैसा। और फिर जब वो परेशान होता है और फिर जो उसे गुस्सा आता है सदफ़ पर, बिलाल अब्दुल्ला जैसा पे सुनने पे इस रेड फ्लैग को गुस्सा आ जाता है। सदफ़ से बात नहीं करता, वो उसे कॉल करती है बात नहीं करता, वो घर जाते हैं बात नहीं करता। घर जाके फाइनली जब वो उसके जूते उतारती है, सॉक्स उतारती है, हाँ उससे बात करती है, उसे बताती है कि हमशा ने ये कहा। तो अमार कहता है वाज जोकिंग। व्हाट जोकिंग? हाउ स्टूपिड। कैसी कहानी है। अच्छा खैर आगे चलते हैं। उसके बाद कहानी इधर तक तो जा ही रही है। आपको नज़र आ रहा है कि ये आदमी इनसिक्योर है, लेकिन इनसिक्योर है बिकॉज ही लव्स हर सो मच। यू थिंक
और बिलाल अब्दुल्ला की बार बार बात इसलिए कर रहा है क्योंकि कहानी ऐसी है, इसके डायलॉग्स ही ऐसे हैं। आप कहते हैं अच्छा ठीक है, लेकिन अब आगे अमार की कैरेक्टर में और अजीब अजीब ट्विस्ट्स आते हैं। दानिया आ जाती अमेरिका से, संडे मॉर्निंग वो चला जाता है और सदफ को बताता नहीं है वो कहाँ जा रहा है। वो उसे कॉल करती रहती है, फ़ोन नहीं उठाता, वेरी सस्पिशियस। फ़ोन तो उठा के बताया जा सकता है, इट्स नॉट सच अ बिग डील। सदफ जब अपनी माँ से कहती है, उसकी माँ और भाई उससे मिलने आते हैं, तो वो कहती है कोई बात नहीं, आदमियों को जाने दिया करो, अपने मर्दों में बात कर देंगे, मर्दों वाली बातें मर्दों में करेंगे, एंड जाने दिया करो, ऐसे बांध के ना रखा करो। तो ये क्यों, शी इज़ नॉट सेइंग कि ना जाओ, शी इज़ जस्ट कॉलिंग हिम, व्हाई इज़न्ट ही पिकिंग अप हर फोन? दैट इज़ स्ट्रेंज। सदफ की अम्मी का एडवाइस तो बहुत ही ट्विस्टेड है, बट देयर इज़ मोर टू कम। अच्छा खैर, फिर वो दानिया से मिलता है तो वेरी गुड एक्टिंग बाय अमर खान. She wrote on her Instagram that she didn't wear any makeup at all in this scene, and वाकई बहुत नेचुरल है। वो जो दानिया का कैरेक्टर है वो डिप्रेस्ड है, सुसाइडल है, एंड डिवोर्स हो गई है, अमार से बहुत प्यार करती है, वापस आ गई है और बहुत सैड है कि उसने सदफ से शादी कर ली। तो ये सब है, वाकई बहुत अच्छी परफॉर्मेंस है। वो कहती है कि पाकिस्तान में तलाक़ के नाम को इस तरह यूज़ किया जाता है, एंड बाहर तलाक़ जब होती है तो 4 दिन बात ना करना, सोते रहना, घर ना आना, घर आना तो बर्तन तोड़ना, ऑल दीज थिंग्स लीड अप टू डिवोर्स। और जब उसकी अपने मियाँ से डिवोर्स होती है, अमार कहते हैं तुम्हारी तलाक क्यों हुई? तो वो कहती है ये तुमने पाकिस्तानी सवाल पूछ लिया। वैसे ये तो यूनिवर्सल सवाल नहीं है, इफ़ यू टेल समबडी के डिवोर्स हुई है तो आप पूछेंगे कि डिवोर्स क्यों हुई। बहरहाल वो कहती है कि मेरा मियाँ कहता है कि खैर ये हंसने की बात नहीं है, बट ये ड्रामा अच्छा है। तो वो कहती है तुमसे शादी करके ये सीखा है, अगली बार उस लड़की से शादी करूँगा जो मुझसे प्यार करती हो। तो ये दानिया के मियाँ ने उससे कहा था, क्योंकि ज़ाहिर है दानिया उससे प्यार नहीं करती थी, दानिया अम्मार से प्यार करती थी। लेकिन अगर दानिया अम्मार से प्यार करती थी तो जो ये इतने महीने गुजरे जिसमें सदफ़ के भाई का इलाज हुआ, वो वापस आया, सदफ़ ने अम्मार से शादी की, ये पूरा अच्छा खासे दिन थे, इस सब में ये लड़की कहाँ थी? इफ़ शी लव्ड हिम दैट मच, इतना ज़्यादा, व्हाई डिडंट शी एटलीस्ट स्टे इन टच? She was trying to make her marriage work maybe, but still why wasn't she in touch? This was a friend group. अच्छा एक और बात ये, अमार जब दानिया से मिलता है तो कहते हैं मैं उसे बता कर नहीं आया सदफ़ को। क्यों नहीं बता कर आए? तुम लोगों का तो फ्रेंड ग्रुप था, तुम, दानिया और सदफ़, तुम लोग तो फ्रेंड्स थे एंड बेस्ट फ्रेंड्स थे। वो कहता भी है दानिया से कि वो तो तुम्हारी बेस्ट फ्रेंड है। अगर बेस्ट फ्रेंड्स थे तो तुमने क्यों, क्यों तुम्हारे दिल में ये चोट था कि तुमने सदफ़ को बताया नहीं कि मैं दानिया से मिलने जा रहा हूँ? इसलिए क्योंकि कहानी को ट्विस्टेड होना था, नहीं तो देयर इज़ नो लॉजिकल सेंस टू व्हाई अमार डिड नॉट टेल सदफ़ कि वो दानिया से मिलने जा रहे हैं। कोई पॉइंट ही नहीं था, जब वो सब आपस में कॉलेज में दोस्त थे तो कोई छुपाने की बात ही नहीं थी। अमार उससे एक पॉइंट पे पूछता है कब तक रहोगी? तो वो कहती है दानिया जब तक मिलते रहोगे, मिलने के लिए आते रहोगे तब तक। इट्स वेरी ऑब्वियस दैट दिस गर्ल इज़ सेइंग कि आई स्टिल लव यू। जब वो आता भी है उससे मिलने तो सबसे पहले उसे हग करती है। तो अमार जो है वो फिर भी डिस्पाइट दैट, डिस्पाइट बीइंग न्यूली मैरिड, डिस्पाइट बीइंग वेरी पोजेसिव अबाउट सदफ़, जो अगर बिलाल अब्दुल्ला का नाम भी ले ले तो उसका मूड ख़राब हो जाता है, यहाँ पे वो छुपा रहा है अपनी बात। खैर वो घर जाता है, सदफ़ की माँ से मिलता है, भाई से मिलता है, नहीं बताता सदफ़ को कि वो कहाँ गया है। और फिर दानिया का फ़ोन आ जाता है कि तुम मिलने आओ। तो वो कहता है मैं अभी नहीं आ सकता, यहाँ पे उसकी माँ है, उसका भाई आया हुआ है। तो वो कहती है कि कल देर हो जाएगी, मैं अपनी नस काट दूँगी 10 बजे के बाद। एक तो इस ड्रामे में जो मैसेजेस हैं वो इतने प्रॉब्लमेटिक हैं, फ्रॉम एनीथिंग एंड एवरीथिंग, यू नो, फ्रॉम अ वाइफ being so scared of her husband कि जी उसके जूते उतार रही है, उसे समझा रही है, टू दिस थिंग के बात बात पे सुसाइड की बात सब कर रहे हैं इसमें, और टू द फैक्ट कि सदफ़ की माँ जो उसे एडवाइस देती है वो इतना रिग्रेसिव है, इतना ट्विस्टेड है। इस ड्रामे में बहुत प्रॉब्लम्स हैं, एंड ठीक है राइटर को लगा कि इसी तरह लिखा जाता है, बट प्रोड्यूसर्स, डायरेक्टर, एक्टर्स लाइनें क्यों नहीं काटी? ये क्यों हैं ये सब बातें इसमें? अच्छा खैर, तो वो नस क्योंकि वो काटेंगी तो वो कोई झूठ बोल के अपनी जैकेट पहन के फिर से चला गया है दानिया से मिलने बग़ैर सदफ़ को बताए। और सदफ़ थोड़ा अपसेट हो रही है, ज़ाहिर है शी इज़ नॉट अकस्टम टू दिस। तो वो हमशा को कह रही है कि तुम आ जाओ, हम हैंग आउट करेंगे, हम घूमने जाएंगे। तो सदफ़ की माँ कहती है 1 मिनट, मैं तुमसे कुछ बात करना चाहती हूँ सदफ़। और शादी जो होती है उसमें बहुत बार दांत का दर्द हो जाता है, और कुछ औरतें, लड़कियाँ इतनी बेवकूफ़ होती हैं कि दांत निकाल के हटा देती हैं, लेकिन दांत का दर्द जब हो तो बीवी तड़पेगी
तकलीफ़ में होगी, तकलीफ़ छुपाएगी, उसकी आंखों से नज़र आता है कि वो तकलीफ़ में है लेकिन वो दिखाती नहीं है और वो घर के कामों में मसरूफ़ हो जाती है। जो काम कल करना था वो आज कर लेती है, हर वक्त बात बात पे मुस्कुराती रहती है, दिखाती नहीं है अपनी तकलीफ़ को और दांत के दर्द को बर्दाश्त करती है जब तक वो चला नहीं जाता। और ये ना करना कि दांत निकाल के हटवा दो। तो वो सदफ़ कहती है दांत किससे कह रही हैं, तो सदफ़ की माँ कहती है शौहर को। बैड मैरिज एडवाइस, बैड मैरिज एडवाइस, यानी मियाँ जो मर्ज़ी करता रहे, जहाँ मर्ज़ी जाता रहे, तो मुस्कुराती रहो, बर्दाश्त करती रहो। ये सब क्यों, यू नो, मैरिज इज़ नॉट लाइक दैट। शायद जिन्होंने बनाया है, जिन्होंने लिखा है, उन्हें लगता हो कि शादी ऐसी है, बट ऐसे नहीं होता। और ठीक है, आप बार बार मुझे सुनने में आता है कि सुन मेरे दिल की अपनी एक वर्ल्ड है। श्योर आई अंडरस्टैंड, एक राइटर की क्रिएटेड वर्ल्ड है, एक फैंटेसी है, बट इट नीड्स टू मेक सेंस। द डायलॉग्स डोंट हैव टू बी सो प्रॉब्लमैटिक, दे आर प्रॉब्लमैटिक। एक और होता है वो जब अमार सदफ़ से शुरू में नाराज़ होता है, अमार कहता है कि अब तुम बड़ा पहले तो तुम मुझे लिफ्ट नहीं कराती थी और कितने मैंने पापड़ बेले। तो वो कहती है कि तुम्हारे पापड़ बेल, तुमने पापड़, सदफ़ उससे कहती है कि तुमने पापड़ बेल लिए, अब मेरा वक्त है पापड़ बेलने का, अब पापड़ मैं बेलूँगी, यानी अब तकलीफ़ें सारी मैं सहूँगी। और मुझे तो डर लग गया, जब तुम मुझसे नाराज़ हुए मुझे डर लग गया और मुझे अच्छा लगा कि मुझे डर लग गया। क्यों अच्छा लगा? क्या क्या सोच के? व्हाट इज़ सदफ़्स पर्सनैलिटी? व्हाट इज़ अमार्स पर्सनैलिटी? हु इज़ दानिया? व्हाई इज़ सदफ़्स मदर सो ट्विस्टेड? क्यों? 1 आउट ऑफ 5। अब मीम से मोहब्बत की बात करते हैं, जो बिल्कुल शुरू में है, जो ट्राई कर रहा है हमें अट्रैक्ट करने का विद इट्स क्यूट सी हीरोइन। तो जो हीरोइन है रूही, प्लेड बाय दाना नईम मुबीन, इज़ वेरी क्यूट। शी इज़ इमेच्योर लेकिन शी इज़ सपोज टू बी लाइकेबल, बट शी इज़ंट। यू नो, ये एक लड़की है, इमेच्योर है, पढ़ाई नहीं करना चाहती, इसलिए वजीफ़े पढ़ी है कि किसी तरह उसकी शादी हो जाए। घर में हर वक्त उल्टी सीधे हरकतें करती रहती है, लेकिन ये she's just really annoying. You know the way she behaves, she's really annoying. फेलियर पार्टी करती है, केक पे लिखवाती है हैप्पी फेलियर, फिर वो सेलिब्रेट करती है कि उसने 7 बार इंटरव्यूज़ फेल किए और यूनिवर्सिटी में एडमिशन नहीं हुआ। तो द वे शी इज़ बिहेविंग, और उसकी दोस्त उसके साथ है, वो कहती है तुम बड़ी चीज़ हो, तुम क्या हो, ओहो यू आर सो फनी, यू आर सो क्यूट। इस दोस्त की कोई पर्सनैलिटी ही नहीं है, यानी कि देव ओवर डन इट। यू नो, ठीक है एक लड़की है जो बचकाना है, जो मैच्योर है, ठीक है कहीं कहीं दिखा सकते थे, लेकिन वो हर चीज़ में ही स्टूपिड हरकतें करी है। जैसे कि अपने दादा की स्टडी में आती है तो अपना मुंह जो है वो सीढ़ियों की रेलिंग्स के बीच में से घुसाने की कोशिश करी है बेबीज़ की तरह। Sure, she is a young girl, she's only 19 according to the script, but why is she so annoying? अच्छा, बात यह है कि रूही का कैरेक्टर जो है वो इसलिए भी annoying है because she is from a privileged background. She doesn't want to study, she wants to get married, she doesn't want a career. उसे पैसों की कोई फ़िक्र नहीं है। जब घर की घंटी बजती है और उसका फ़ोन पूल में गिर जाता है तो उसे कोई फ़िक्र नहीं होती कि फ़ोन पूल में गिरा है। यू नो, ये छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जो आपके माइंड में रह जाती हैं कि ये इतनी केयरलेस लड़की क्यों है। शायद शी इज़ मेंट टू अनॉय अस, शायद वी आर नॉट मेंट टू लाइक हर, बिकॉज देन शी विल मीट तलहा जो सीरियस है, रिजर्व्ड है, टॉर्चर्ड है, दुख में है बहुत। तो शायद उससे मिलके रूही को कुछ समझ आएगा कि व्हाट आर प्रायोरिटीज़, सही और गलत का समझ आएगा। शायद इसीलिए रूही ऐसी है, बट अगर नहीं है तो शी इज़ वेरी अनोइंग। एक रमज़ान ड्रामा की फीलिंग आती है, और हाँ शायद रमज़ान ड्रामों में कभी कभी लीडिंग लेडी ऐसी होती है, इतनी अनोइंग होती है पता नहीं। बट द थिंग इज़ दैट रमज़ान ड्रामा हर दिन आता है, तो वो जो अनोइंग पार्ट्स होते हैं ना वो पहले 3-4 एपिसोड में होके कहानी आगे चली जाती है। ये जो हफ्ते में एक बार आ रहे हैं ना, तो ऑल यू थिंक इज़ लाइक यू नो व्हाट इज़ दिस गर्ल। अच्छा, उसके अलावा तलहा के सीन कम आए, बट दोज अट्रैक्ट यू, दोज मेक सेंस। यू नो, ये जो बच्चा है जिसका ये ख्याल कर रहा है, जो पता नहीं इसके भाई का बच्चा है या बहन का है, किसका बच्चा है, और इज़ इट इज़ ओन चाइल्ड, इट्स नॉट इज़ ओन चाइल्ड, आई थिंक भाई या बहन किसी का बच्चा है जिसको ये संभाल रहा है। अब कितना वो परेशान है इसके लिए, वो चाहता है कि वो बच्चा खिले, दूसरे बच्चों से मिले, आंखें उसकी इतनी सीरियस हैं। एक आदमी है जो खुश रहने की कोशिश कर रहा है लेकिन उसको बहुत ही परेशानियां हैं। तो छोटा सा पार्ट होता है, बट यू मैनेज टू अंडरस्टैंड इट मोर। एंड आई थिंक जो वो आहद रज़ा मीर का हैमलेट है ना, टॉर्चर्ड, आँखों में परेशानी, वो सब इधर मुझे तलहा में कहीं कहीं नज़र आता है। लेकिन जनरली जो फोकस रूही पे है वो इतना ज़्यादा है, और वो जो सारे सीन्स हैं वो इतने, दे आर ट्राइंग टू हार्ड टू बी क्यूट। ऑल्सो डिटेल्स, रूही जो है वो क्या, वो पढ़ रही है, वजीफ़ा पढ़ रही है, बीच रात पढ़ना है,
खुले आसमान के नीचे पढ़ना है, उसे डर लगता है, वो नीचे आ जाती है, अपने कमरे में पढ़ती है वजीफ़ा। और उसके हाथ में लेकिन जो किताब है उसका नाम कुलियात अकबर है। हाँ, कुलियात अकबर मुझे पता है कि अकबर इलाहाबादी की पोइट्री है, ये तो वजीफ़े की बुक नहीं है। और इतनी क्लियरली वो बुक का नाम नज़र आ रहा है, अगर आपको दिखाना था कि वो वजीफ़े की कोई किताब पढ़ रही है तो या तो उसका नाम होता, या आप एक प्लेन बुक रख लेते इफ़ यू डिडंट वांट टू गेट इनटू रिलीजियस डिटेल्स। बट व्हाई डिड यू हैव टू शो द टाइटल ऑफ अ बुक जो बहुत क्लियरली अकबर इलाहाबादी की पोइट्री है? आई डोंट अंडरस्टैंड दैट कि ये डिटेल्स क्यों नहीं देखी। एक हाई एंड ड्रामा है, स्टार स्टडेड है, प्राइम प्रोजेक्ट है हम टीवी का। वाई वर दीज डिटेल्स नॉट लुक्ड इनटू? एंड अगर हीरोइन ने शुरू में इतना अनोइंग होना है तो 2 एपिसोड दिखा दें हफ्ते के, ताकि कहानी आगे चली जाए और हम इंटरेस्टेड हो जाएं उसमें। बट राइट नाउ आई डोंट लाइक दिस लीडिंग लेडी। बट मीम से मोहब्बत हैज़ पोटेंशियल। टीज़र दिखा रहे हैं कि अगले एपिसोड में रूही और तलहा मिलेंगे, शायद फिर इस ड्रामे में कुछ दम आ जाए, कुछ सेंस आ जाए। 3 आउट ऑफ 5। ऑन टू इश्क के जुनून, जिसके 3 एपिसोड्स की बात मैं करूँगी। एपिसोड 12 यू विल वॉच प्रॉबेबली बाय द टाइम दिस रिव्यू कम्स, एपिसोड 12 एयर हो चुका होगा। तो इश्क के जुनून जो है उसमें आई थिंक एवरीबडी इज़ एक्टिंग वेरी वेल, बट दिस इज़ ऑल्सो टू अ लार्ज एक्सटेंट इरसा गज़ल शो। तो आफिया जो है, जो कैरेक्टर इरसा गज़ल का, शी इज़ अ टोटल डॉन, शी इज़ अ क्रिमिनल मास्टरमाइंड। जिस तरह वो राहिम को फंसाती जा रही है, हर जगह पहुंच जाती है, कोशिश करती है हर चीज़ मैनिपुलेट करने का, तो शी इज़ अ क्रिमिनल मास्टरमाइंड। और ये बाकी सब इसके इर्द गिर्द जो हैं लोग, वो कुछ नहीं कर सकते। इतने बड़े बिजनेसमैन हैं अली नवाज़, उनके हस्बैंड, वो भी बातों में आ गए हैं। राहिम तो है ही बेवकूफ़, एमन को मेंटल इश्यूज़ हुए हैं। शी इज़ बेसिकली रनिंग द शो सो फार। तो वेरी गुड एक्टिंग बाय इरसा गज़ल। एंड वो जगह जगह पे परेशान होकर इधर फ़ोन करती है, उधर फ़ोन करती है। अब एमन जो है वो बेहतर हो रही है तो डॉक्टर से मिली अकेले किसी जगह पर, और डॉक्टर को कहा कि आप इसे ठीक ना होने दीजिएगा। डॉक्टर भी फ़ौरन मान गया। थोड़ा दिखाते कि डॉक्टर कह रहे हैं कि नहीं आप क्या बात करिए, लेकिन ये एक लालची डॉक्टर है, वो फ़ौरन मान गया। उसको पैसे भी मिलेंगे, उसके बच्चों को भी बाहर पढ़वाया जाएगा, तो उसे खासे उनके ऊपर इन्वेस्टमेंट की जा रही है। डॉक्टर कहता है ठीक है, मैं एमन की दवाई ऐसी नहीं करूँगा कि वो ठीक हो जाए। ठीक है, डॉक्टर को किया। उसके बाद एमन के घर आई और पैसे देने की कोशिश की एमन के इलाज के। ज़ाहिर है एमन के बाप गुस्सा हो गए और उन्होंने कहा कि नहीं, हम केस को कोर्ट लेके जाएंगे, हम पुलिस में जाएंगे। तो दैट्स व्हाट शी वांटेड। शी सिट्स इन द कार एंड शी स्माइल्स। उसके बाद जब एमन जो है वो बयान देने जा रही थी पुलिस स्टेशन, तो हॉस्पिटल पे वो रुकते हैं, उसके बाप और जमाल साथ होते हैं। तो वो वेरी कन्वीनियंटली एमन को हॉस्पिटल पे अकेला छोड़कर डॉक्टर को ढूंढने दोनों चले जाते हैं। अब एक लड़की मेंटली डिस्टर्ब्ड है, परेशान है, बीमार है, एक उसके साथ रहता, लेकिन जाहिर है कोई उसके साथ नहीं रहेगा, क्योंकि उस पॉइंट पे आपको पता है क्या होगा। यू कैन फील इट, यू नो इट, कि आफिया आएगी और कहेगी कि तुम राहिम का नाम लेना, राहिम ने तुम्हारे साथ गलत किया। तो ये होता है। हॉस्पिटल भी पहुंच जाती है, जब एमन हॉस्पिटलाइज्ड होती है वहाँ भी आफिया पहुंच जाती है, उसे जगाती है। वो सो रही होती है बेचारी, उसे जगाती है और कहती है कि मेरे बेटे राहिम ने बहुत बुरा किया। बार उसे राहिम कहती है, और इसलिए एमन जब पुलिस स्टेशन जाती है तो वो नाम लेती है राहिम अली नवाज़ का। आई हैव अ बिग प्रॉब्लम विद एमन्स कन्फेशन। अपना सर पकड़ रही है, उसे कुछ समझ नहीं आ रहा, लेकिन वो राहिम का नाम लेती है। पुलिस वाले ये कन्फेशन मान कैसे रहा है? एक लड़की मेंटल पेन में है, इट्स ऑब्वियस कि वो उसकी मेमोरी लॉस हुआ है। जब वो कहता है आप होटल में काम करती थी या करती हैं, तो वो कहती है शायद। उस शायद के बेसिस पे ही ये कन्फेशन काफ़ी वीक पड़ जाती है। फिर भी राहिम का नाम आ जाता है न्यूज़ पे। राहिम एमन के घर आ जाता है कि तुमने ये सब कुछ क्यों कहा, तो वो वीडियो जो है जमाल वायरल कर देता है, वो सोशल मीडिया पे आ जाती है। द पावर ऑफ सोशल मीडिया इज़ वेरी ऑब्वियस है। पहले राहिम और एमन की एक वीडियो होती है जहाँ वो पूल से उसे बचाता है, वो वायरल होती है, वो शहरोज़ के दोस्त वायरल करते हैं, और फिर बाद में ये दूसरी वीडियो जहाँ राहिम ने एमन के घर में शोर मचाया होता है। इस थ्रू एंड थ्रू आफिया बार बार बात कर रही होती है, हमारे राहिम को क्या हो गया, इसे आप समझाएं। मैं इसे कहती हूँ ये हमारा बच्चा है, हमें इसे बचाना है। तो ऑल द टाइम आफिया का पीछे एक चल रही है, प्लानिंग चल रही है, स्कीमिंग चल रही है। फिर भी राहिम इतना बेवकूफ़ होता है, घर आता है, अपने बाप से कहता है आप मुझ पर यकीन करें ना करें, और ये जो हैं इन सब का इनका ये करना है सारा। इनका असली चेहरा देख चुका हूँ मैं, कल प्रेस कॉन्फ्रेंस करूँगा। अब तुम्हें पता है, तुमने असली चेहरा देख लिया है इनका, लेकिन शायद नहीं देखा, क्योंकि आपको पता है कि ये औरत स्कीमिंग करती है, ये प्लानिंग करती है। शी हैज़ अ होल
प्लान देयर जिसमें वो आपको ट्रैप करना चाह रही है, शहरोज़ को बचाकर आपको ट्रैप करना चाह रही है, फिर भी आपने अनाउंस कर दिया कल प्रेस कॉन्फ्रेंस करूँगा। ज़ाहिर है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं होने देगी और यही होता है कि राहिम प्रेस कॉन्फ्रेंस से पहले अरेस्ट हो जाता है। पहले तो राहिम प्रेस कॉन्फ्रेंस से पहले बहुत देर तक तैयार होता रहता है, परफ्यूम लगाता है, बहुत अच्छा तैयार होता है। शहरियार मुनव्वर इज़ लुकिंग very good in this drama, the absolute hero, chocolate hero, except that this is not a chocolate hero drama, but he looks great and he's acting so well. तो वो पहले वो तैयार होता है, बहुत देर तक हमारी टेंशन बढ़ती है। ज़ाहिर है राहिम वक्त जाया कर रहा है क्योंकि प्रेस कॉन्फ्रेंस तो होना नहीं है, उसने अरेस्ट हो जाना है। तो बस जब वो तैयार होके सबको स्टेयर करके उसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए निकलता है तो पुलिस उसे अरेस्ट कर देती है। वो ड्रामेटिकली अपना हाथ ऊपर करता है, अपनी हथकड़ियाँ दिखाता है और पुलिस के साथ चला जाता है। ठीक है, तो ये राहिम को वैसे तो आफिया ईवल है, शहरोज़ ईवल है, अली नवाज़ बेवकूफ़ हैं, लेकिन सबसे बड़ा बेवकूफ़ तो राहिम ही है कि उसने अभी तक किसी को बताया नहीं। और हाँ, कहानी में होल्स हैं। अच्छा, ये थ्रिलर है तो थ्रिलर शुड बी वाटर टाइट, इट्स वेरी नेसेसरी। लेकिन ऐश के जुनून में बहुत जल्दी ही शुरू के एपिसोड्स में ही होल्स आ गए हैं। जैसे कि सबसे ऑब्वियस बात यह है कि अली नवाज़ ख़ान ने राहिम से बात क्यों नहीं की। वो लॉयर से बात करें, वो आफिया से बात करें, वो अपने नौकर जहांगीर से बात करें जिसे वो बहुत ट्रस्ट करते हैं, जिसने कहा था कि खून मिला राहिम के कमरे में, वो राहिम से नहीं बात करें। नाउ दिस इज़ राहिम्स फादर, दिस इज़ंट एन अंकल, दिस इज़ंट अ डिस्टेंट रिलेशन दैट्स कम इन, जो कभी कभी आता है, जो राहिम को ट्रस्ट नहीं करता। ये बाप है, ही हैज़ रेज्ड दिस बॉय। तो फिर बाप कैसे बेटे से बात नहीं कर सकता? इट्स नॉट पॉसिबल कि बेटे पे ऐसा इल्ज़ाम लगे और बात ना करे, चाहे आफिया जितनी भी बातें सुना दे, जितनी भी ट्रिकरीज हों, शहरोज़ जो भी कह दे। हाउ कैन अली नवाज़ खान नॉट टॉक टू राहिम डिस्पाइट बोथ ऑफ देम लिविंग अंडर द सेम रूफ? बिग होल देयर। ऑल्सो राहिम का मामू से, राहिम भी अली नवाज़ खान से अब बात करने की कोशिश नहीं करे। हाँ, वो मामू को बुलाते हैं। मामू जो है वो असल में आफिया का भाई है। वाई डज़ ही बॉदर? राहिम कहता है कि ये आप जानते हैं कि मेरी केस की पेचीदगियाँ हल हो गई तो वो फंस जाएंगे, आपकी बहन और आप उसका बेटा फंस जाएगा। और फिर वो उससे कहता है, मामू से कहता है कि आप सही चीज़ करें, डू द राइट थिंग। अभी तक तो उन्होंने राइट थिंग करी नहीं, अभी तक तो वो खामोशी से देख रहे हैं सब कुछ होता हुआ, बल्कि आफिया को और शहरोज़ को हेल्प ही करें। क्या आगे ऐसा होगा कि ये मामू का दिल बदलेगा और ये सही का साथ देंगे और राहिम का साथ देंगे? क्या कहानी सेंस बनाने लगेगी जब अली नवाज़ ख़ान डिसाइड करेंगे कि नहीं, मैं अपने बेटे से बात कर ही लेता हूँ? आई डोंट नो, बट ये जो बात ना नहीं कर रहा, ये एक बहुत बड़ा प्लॉट होल है जो नहीं होना चाहिए। थ्रिलर्स नीड टू बी वाटर टाइट। ऑल्सो माहीन का पार्ट, तो माहीन जो है वो बहुत रो रही है, बेहोश भी हो गई स्ट्रेस में, बहुत सैड है राहिम ने जो किया है। और फिर उसी सैडनेस में वो बहुत तैयार होकर विद सन ग्लासेस एंड रेड लिपस्टिक जेल में मिलने आती है राहिम से। ये तैयार हुई है, ये दिस इज़ वेरी अनरियलिस्टिक। शी लुक्स ब्यूटिफुल ऑफ कोर्स, दिस गर्ल माहिनूर हैदर, शी इज़ अ ब्यूटिफुल गर्ल, बट इट डजंट फिट इन। बहुत ही तैयार हुई है जेल आकर, और दूसरी तरफ राहिम है। अच्छा, शहरियार मुनव्वर इवन व्हेन ही इज़ ऑल हैप हैज़र्ड, जेल में बंद है, इवन देयर ही इज़ लुकिंग सो गुड। ओवरऑल कासिम अली मुरीद के एक्चुअली फ्रेम्स बहुत ही खूबसूरत हैं। ऑल द एक्टर्स आर लुकिंग अमेजिंग। उशना शाह इज़ लुकिंग सो प्रिटी बट ऑल्सो नेचुरल, शी इज़ नॉट ओवरली मेड अप। द फ्रेम्स आर सो ब्यूटिफुल। यू सी वो जो घर है जहाँ शूट हो रहा है वो इतना खूबसूरत है, पीछे पूल नज़र आता है, कभी कभी वाइड शॉट होता है जहाँ से आपको पूरे स्टेयरकेस, कमरा कितना वो ग्रैंड है, मैसिव एक कमरा है लाउंज का जहाँ शूट होता है, वो नज़र आता है, पीछे पूल नज़र आता है, ऑफिस है तो ऑफिस इतना ग्रैंड लगता है। लिफ्ट में एक पार्ट आता है जहाँ राहिम सोच रहा होता है कि वो किस तरह फंसाया गया उसको। इवन दैट इज़ सो वेल शॉट, सो यू एन्जॉय द विजुअल जर्नी ऑल्सो, बट यू डोंट एन्जॉय द प्लॉट होल्स। आई होप वो सही हो जाए। और लेकिन हाँ, ये है कि अब आप सोच रहे हैं आगे क्या होगा। अच्छी कहानी का ये एक साइन है कि आप सोचते हैं आगे क्या होगा। आई होप जो आगे हो इट मेक्स सेंस एंड इट कीप्स अस हुक्ड। 3 out of 5। That's it for this week. Do you agree with all that I've said? क्या आप भी वही सारे ड्रामे देख रहे हैं जो मैं देख रही हूँ? And do comment on what you feel about the reviews. Do you agree? Do you disagree? Till next week.